Hello, good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. स्माइल करिए, जरा स्ट्रेस दूर करिए, कुछ पढ़ाई वढ़ाई की बात करते हैं। हम आजकल जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया था। आज जो है मेन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल है नंबर 1, a solution turns red litmus blue, its pH likely to be। रेड लिटमस जो ब्लू में चेंज हो रहा है, एक्सरसाइज का पहला सवाल है a solution turns red litmus blue, the pH is likely to be। तो रेड लिटमस किस में चेंज हो रहा है? रेड लिटमस चेंजेस इनटू ब्लू कलर। इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन कैसा होगा? अल्कलाइन। तो देखो ऑप्शन हमारे पास pH 1 है, pH 4 है, 5 है, 10 है। 1 वाला भी एसिडिक होगा क्योंकि लेस देन 7 होता है। वो सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक, राइट? सो the pH will be 10, that is D option, pH should be 10। जब pH 10 हो जाएगा तो सॉल्यूशन अल्कलाइन होगा, और सॉल्यूशन जब अल्कलाइन होगा तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी गुड। A solution react with crushed eggshell to give a gas that turns lime water milky. The solution contains, solution क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए eggshell, अंडे के चारों तरफ एक वाइट कलर की कोटिंग होती है जिसे eggshell कहते हैं। और जो eggshell है ये किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी अगर कोई एसिड है। तो देखो NaCl एसिड नहीं है, LiCl एसिड नहीं है, KCl एसिड नहीं है, तो ऑप्शन हमारा होगा बी। तो सॉल्यूशन बी क्या है? HCl। क्यों? अब इस रिएक्शन को लिख के देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कुछ याद आया? हमने कहा था those reactions in which carbon dioxide comes out are called as decarboxylation reaction. So our option B will be correct. Next question, 10 ml of a solution of NaOH found to be completely neutralized by 8 ml of given HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl required to neutralize it will be। ये तो बहुत छोटे बच्चों वाला सवाल है। कंसंट्रेशन जब एक है, 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए? 8 ml of HCl। अगर 20 ले लेते क्या होगा? 16। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें केमिस्ट्री नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following types of medicine is used in treating indigestion? अब जाहिर है फट से मैं एंटासिड कह दूंगा, लेकिन कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जो 4 टर्म हमारे पास मौजूद हैं, फर्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स। वी नो दैट एंटीबायोटिक्स आर दोज मेडिसिन्स which are used to kill harmful germs which can cause disease in our body are called as antibiotics. Similarly, analgesic are those medicines which are used to reduce pain, है ना? पेन किलर्स एक्चुअली एनाल्जेसिक।
Antacids are those medicines which are used to reduce acidity of our digestive system, particularly our stomach. The antiseptics are those chemical substances which are help in protection from decomposition of tissues, है ना. टिश्यूज को सड़ने से जो बचाते हैं वो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं. ओके, सो आवर ऑप्शन विल बी सी, एंटासिड. देखिए एक गलतफहमी होती है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. एक होती है एसिडिटी, एक होती है हाइपर एसिडिटी. हम जितने भी लिविंग बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, सबके स्टोमक में HCl रिलीज होता है. The role of HCl is to active, which is required for digestion of protein. So if there will not be HCl will not be released there, then digestion will not be fulfilled. Complete digestion will not be possible. Okay, but anyhow, if amount of HCl secreted is more, then it will be called as hyperacidity. So always antacid are taken to reduce hyperacidity. हम एसिडिटी को न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं. So the very common antacid is baking soda, which contains NaHCO3 plus HCl. क्या बनेगा? NaCl plus H2O plus CO2. इसीलिए आप देखिए पेट में जलन हो रही हो, हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लें या इनो ले लें तो एक डकार सी आ जाती है. ठीक है, दैट वेल्चिंग, दैट डकार कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें क्या होता है, टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज write word equation then balance the following reaction taking place when dilute sulfuric acid react with zinc granule. Question number 5. Dilute sulfuric acid react with zinc granule. Zinc granule से sulfuric acid react करेगा. फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, zinc plus dilute सल्फ्यूरिक एसिड. जब ऐसा होता है तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और एसिड मेटल के बीच रिएक्शन होती है, देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म. So this is our word equation. Now write down the symbols and formula and then we will balance it. Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2. यहाँ देखेंगे रिएक्शन क्या है, ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गई. ठीक. सेकंड क्वेश्चन है मैग्नीशियम reacts with hydrochloric acid to give magnesium chloride plus hydrogen. Magnesium chloride and hydrogen gas. बल्कि ऐसा करते इसको पूरा लिख देते क्योंकि ये हमसे कह रहे हैं वर्ड इक्वेशन लिखनी. अब हम इसको केमिकल इक्वेशन की शक्ल दे देते हैं. Mg प्लस HCl. मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, मैग्नीशियम वैलेंसी +2, क्लोराइड वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस रूल. तो क्या हो जाएगा, MgCl2 plus H2. Is it balanced? No. So it can be balanced by putting 2. Dilute sulfuric acid react with aluminum powder.
एल्युमिनियम पाउडर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी एल्युमिनियम प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताइए क्या बनता है जब एल्युमिनियम और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते तो क्लोराइड बनता, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो सल्फेट बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम का सिंबल Al, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al+3 सल्फेट 2 माइनस, अगेन क्रिस क्रॉस, तो फार्मूला क्या हो गया Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। पहले चैप्टर में रिएक्शन बैलेंसिंग सीखी थी, क्या कहते हैं यहाँ पर बैलेंस कैसे करें। here 2 aluminum, here 1, now here sulfur are 3, here sulfur are 1, so 3, now hydrogen 3, right। dilute hydrochloric acid react with iron filling, आयरन फाइलिंग जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा आयरन क्लोराइड, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। डियर स्टूडेंट्स, आयरन क्लोराइड दो तरह के होंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेटल ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करती हैं, यानी कि उनकी एक से ज़्यादा वैलेंसीज हो सकती हैं। तो आयरन जो है ये बनाएगा फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सिस में लेंगे तो फेरिक क्लोराइड बनेगा, अगर ये कम लेंगे तो फेरस क्लोराइड बनेगा। तो दोनों लिख के देख लेते हैं, Fe प्लस HCl, फेरस क्लोराइड बनेगा पहले FeCl2 प्लस H2। Now if HCl is taken in excess, then this will give ferric chloride, right। So this portion is completed। Compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid। हमने आपको ये पिछली वाले वीडियो में बता दिया था। Now question number 7, why does distilled water not conduct electricity whereas rainwater does? Question number 7, note it down। Distilled water cannot conduct electricity as it don't have ions। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता, कंडक्शन के लिए जरूरी है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा आयंस देगा। तो डिस्टिल वाटर का मतलब ही होता है सॉल्ट फ्री वाटर। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस डिस्टिल वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इन केस ऑफ रेन वाटर कंटेन्स सो मैनी टाइप्स ऑफ एसिड्स which on dissociation gives ions। So in rainwater, due to presence of ions, it can conduct electricity। Why do acid do not show acidic behavior in absence of water? यानी acid cannot behave as acid in the absence of water। We know that
acid gives H plus ions in aqueous medium only. So if water is not there, then ionization of acid will not be possible. So due to absence of ions, they cannot behave as acid. For solution A, B, C, D, E, when tested with universal indicator, showed pH 4, 1, 11, 7, 9 respectively. Which solution is neutral? ये सवाल अच्छा है, एग्जाम के मतलब का है। वो कह रहे हैं हमने सॉल्यूशन लिए हैं जिनके यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच पेपर जो होता है उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन, और यहाँ लिख लेते हैं पीएच ए बी सी डी ई। अब इन्होंने कहा कि इसके पीएच क्या है, 4, 11, 4, 1, 11, 4, 1, 11 and 7, 9, 7, 9। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है pH scale. In pH scale, if pH is less than 7, then solution will be acidic. If pH is more than 7, solution will be alkaline. And if it is 7, then neutral, neither acidic nor basic. अब हम पता लगाना है न्यूट्रल कौन होगा, तो जिसका pH 7 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल। जिसका pH 4 होगा एसिडिक। अब जितना pH कम होता जाएगा एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। 11। अब इसका pH जितना ज्यादा होगा अल्कलाइन नेचर बढ़ती जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली अल्कलाइन। अब ये 7 से थोड़ा ज्यादा है तो क्या होगा, वीक अल्कलाइन, वीक अल्कलाइन। ये सवाल अच्छा है, एग्जाम में देखिएगा। अब कह रहा है अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो अभी मैंने इशारा दिया, पीएच जितना छोटा होगा H प्लस आयन ज्यादा होंगे और एसिड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखते हैं सबसे कम H प्लस आयन होने के चांसेस कहाँ हैं, C में है, क्योंकि ये हाईली अल्कलाइन है। जब अल्कलाइन है तो H प्लस आयन क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो सबसे कम H प्लस आयन किस में होंगे, C में। C से ज्यादा कहाँ होंगे, E में। E से ज्यादा कहाँ होंगे, जब हमने क्या कर लिया, C और E। इससे ज्यादा H प्लस आयन कहाँ होंगे, D वाले में। अब D से ज्यादा H प्लस आयन कहाँ होंगे, A वाले में। A से ज्यादा कहाँ होंगे, B वाले में। एक बार फिर से देखते, अच्छा सवाल है। H प्लस आयन क्या होंगे, जितना pH ज्यादा होगा H प्लस आयन कम होते जाएंगे, pH कम होगा H प्लस आयन बढ़ जाएंगे। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहे हैं तो सबसे कम कहाँ होंगे, C में, क्योंकि अल्कलाइन है। अल्कलाइन होता है तो H आयन ज्यादा होते हैं, H प्लस आयन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो सबसे कम C में, C से ज्यादा E में, E से ज्यादा D में। D में जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही वो H आयन होंगे, इसलिए ये न्यूट्रल कहलाता है। अब इससे ज्यादा कहाँ होंगे, A में। A से ज्यादा कहाँ होंगे, B में होंगे। That was a good question. Now coming to next question. It is very good question to test your knowledge. Equal length of magnesium ribbon are taken in a test tube, A and B. वो कह रहे हैं इक्वल लेंथ बराबर के मैग्नीशियम रिबन जो हैं हमने 2 टेस्ट ट्यूब में ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया मैग्नीशियम रिबन, दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी उतना ही बड़ा ले लिया।
ठीक है। अब हमने क्या किया, जो मैग्नीशियम रिबन है वो बराबर साइज का लिया, इसको A मान लें, इसको B मान लें। अब इसमें हमने डाला HCl, इसमें डाला CH3COOH। अब वो कह रहे हैं which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? तो देखो मेटल एक है, उनका मास बराबर है। अब दो एसिड हमने अलग अलग डाले हैं। अब थोड़ा सा आइडिया है कि ये एसिटिक एसिड है, ये वीक होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसको हम यूं भी बता सकते हैं कि अगर एक ड्रॉप हमने सिरके की डाली तो कुछ नहीं होगा, अगर एक ड्रॉप HCl की डाली तो हमारी जबान जल जाएगी। तो उससे भी हमें पता चलता है HCl क्या है, स्ट्रांग एसिड है। तो जो एसिड स्ट्रांग होगा वो मैग्नीशियम से फास्ट रिएक्शन करेगा, तो जो हाइड्रोजन गैस निकलने की स्पीड होगी इट विल बी फास्टर इन टेस्ट ट्यूब A in which HCl is added to magnesium ribbon. So due to higher strength, higher reactivity of hydrochloric acid, the fizzing will be fast in test tube A. Right? इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, fresh milk has pH of 6. How do you think pH will change if it turns into curd? Explain your answer. आमतौर पे जो कर्ड होता है उसका pH 6 होता है, right? Now, fresh milk has pH 6. If curdling starts, then तो अगर हम बहुत कॉमन सेंस लगाएं तब हमें पता चलेगा दूध क्या होता है, हल्का सा मीठा होता है, लेकिन जब उसमें कर्डलिंग हो जाती है तो खट्टा होने लगता है, और खट्टा होने का मतलब एसिड बढ़ता जाएगा। अभी हमने कहा था जब एसिड बढ़ता है तो पीएच क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे ड्यूरिंग कर्डलिंग द पीएच वैल्यू विल बी लोअर्ड एंड इट विल बी lesser than 7 due to formation of lactic acid. A milkman adds very small amount of baking soda to fresh milk. How does he shift the pH from milk 6 to slightly alkaline? Why does this milk take a long time to set curd? So the milkman generally add a small amount of baking soda in their milk to slightly increase the pH value because number one, if pH value will be lower then the growth of lactobacillus will be high. लैक्टिक एसिड नाम इसीलिए रखा गया, दूध के अंदर जो लैक्टोज शुगर होती है तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो ये लैक्टोबैसिलस जैसे पीएच कम होगा ये क्या होंगे, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। अगर हम इसका पीएच थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं तो लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ बहुत स्लो हो जाएगी, कर्डलिंग स्लो हो जाएगी और दूध बहुत आसानी से खराब नहीं होगा, लैक्टिक एसिड में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन moisture proof container. Explain why. So just we have studied that plaster of Paris is moisture sensitive, that is by absorbing moisture it gets converted into hard and compact mass, therefore it should be stored in moisture proof container. CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है इसका। तो क्या होगा, जब हम इसे खुला छोड़ देंगे तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके जिप्सम में चेंज हो जाएगा, CaSO4.2H2O, और ये कॉम्पैक्ट मास हो गया जिसको दोबारा से सेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज it cannot be molded again and its setting properties will be lost. Therefore always plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Question number 14,
What is neutralization reaction? Give two example. It's very good question. Question number 14. Neutralization reaction. So neutralization reactions are those reactions in which acid and base react together to form salt and water. Those reactions in which acid react with bases to form salt and water. In this reaction, pH value approaches to 7. तो इस रिएक्शन में क्या होगा? एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बेस नहीं रहेगा, इसलिए हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि कोई भी चीज जो न्यूट्रल होती है उसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl। अब देखो बेटा, ये H यहाँ से मिलेगा, OH यहाँ से मिलेगा, तो क्या हुआ? NaCl प्लस H2O। और अभी हमने कहा था यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। एसिड का H निकल गया तो उसका एसिडिक कैरेक्टर खत्म, बेस का OH निकल गया तो उसका बेसिक कैरेक्टर खत्म। तो एक्चुअल रिएक्शन किसके बीच हुई? H प्लस आयन और OH आयन, ये दोनों किस में चेंज हो गए? वाटर में। ऐसे हम अगला एग्जांपल ले सकते हैं, NaOH प्लस H2SO4 क्या बनेगा? Na2SO4, जिसको हम सोडियम सल्फेट कहते हैं। अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, and in this reaction pH value approaches to 7, right? Next question is very important for examination point of view. Give the uses of washing soda and baking soda. तो वॉशिंग सोडा के यूज हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। तो वॉशिंग सोडे का सबसे पहला यूज क्या होगा? वॉशिंग सोडा सबसे पहला इसका यूज है टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर किसको कहते हैं? जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती हैं और जिसमें साबुन झाग नहीं देता है, उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। इसीलिए आपने देखा वॉशिंग पाउडर में पानी कैसा भी हो, वो कपड़ों को साफ करने की सलाहियत रखता है, प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, दूसरा काम क्या होगा? इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। नाउ कमिंग टू बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सबसे कॉमन और सबसे अच्छा इस्तेमाल क्या है? इट इज यूज्ड एज कॉमन एंटासिड, कॉमन एंटासिड, राइट। अगला क्या होगा? बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर। हैव यू एनी आइडिया व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर? अगर हम बेकिंग सोडा में सिट्रिक एसिड और मिला दें तो ये बेकिंग पाउडर कहलाता है। क्यों? खाली अगर बेकिंग सोडा लेंगे और उससे रोटी बनाएंगे या खाने की चीज़ें बनाएंगे तो वो कैसे हो जाएंगी? कड़वे हो जाएंगे। क्योंकि बेकिंग सोडा जब पानी में घुलता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, जो कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। और अल्कली का टेस्ट कैसा होता है? बिटर होता है। तो पहला क्या हो गया? कॉमन एंटासिड, बेकिंग पाउडर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा वाटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। इनमें क्या मिला देते हैं? सोडा मिला देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या बन जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक। अगला तो हम इसको बेकिंग सोडा जब गर्म करेंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो इसके यूज अच्छे से याद कर लीजिए। कॉमन एंटासिड,
बेकिंग पाउडर, सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। वॉशिंग सोडे का यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा इज टू कन्वर्ट हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। प्लास्टिक इंडस्ट्री, फैब्रिक इंडस्ट्री, ओके, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। थैंक यू वेरी मच। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। अब जरा कमेंट करके बताइएगा कि अगला चैप्टर हम कौन सा लें। बच्चों की डिमांड आ रही है कि कार्बन्स कंपाउंड समझाइए, क्योंकि आगे चल के इसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ भाई, वही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सर को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।